कोविड-19 महामारी और इसके उपाय हेतु लॉकडाउन से उत्पन्न हुई चुनौतियों ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त व्यापार, शिक्षा और न्यायालय की दैनिक गतिविधियों को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। लॉकडाउन की चुनौतियों को देखते हुए देश के मुख्य न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ताओं और वकीलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक याचिका दायर करने की सुविधा शुरुआत की। इसके तहत 24x7 फाइलिंग सुविधा दी गई और फीस का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता था। हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी व्यवस्था देश के कई अन्य न्यायालयों में भी देखने को मिली है। दोस्तों, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि ई कोर्ट है क्या, आखिर उसके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं और इसके कानून कैसे किया जाए, इसे लागू कैसे किया जाए और इसके संभावना और भी क्या हैं, उसके संभावना के साथ ये भी बताऊंगा कि क्या और कैसे हम आगे इसके मुख्य बिंदु पे बात करेंगे। तो ई कोर्ट के आश्रय न्यायिक तंत्र के उस रूप से है जहां निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के तहत इंटरनेट के माध्यम से न्यायालय की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके तहत ऑनलाइन याचिका दायर करना, न्यायालय की कार्रवाई के तहत शुल्क या दंड का भुगतान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी प्रकार की सुनवाई करना आदि शामिल है। भारत में 1990 के दशक के मध्य से ही न्यायालयों को कंप्यूटर और इंटरनेट से जोड़ने की शुरुआत की जा चुकी थी। वर्ष 2005 में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एक ई कमेटी के निर्देशों के आधार पर न्यायालयों में ई फाइलिंग और इंटरनेट से जुड़ी अन्य सुविधाओं को भी शुरुआत की गई। उच्चतम न्यायालय की इस पहल को आगे ले जाते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक ई कमेटी का गठन किया गया और जिला न्यायालय तक भी इन सुविधाओं का विस्तार किया गया। देश के विभिन्न न्यायालयों में अलग अलग समय पर दिल्ली उच्च न्यायालय में वर्ष 2009 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय में वर्ष 2013 में और मद्रास उच्च न्यायालय में अप्रैल 2020 में ई फाइलिंग की सुविधा की शुरुआत की गई। 6 अप्रैल 2020 उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 में निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश में लागू लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई किए जाने के संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रों जैसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के अधिकारियों को संबंधित उच्च न्यायालयों से विचार विमर्श कर वर्चुअल माध्यम से न्यायालय के संचालन की एक नीति बनाने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय के अनुसार राज्य में स्थित जिला न्यायालय भी संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया के तहत ही ई कोर्ट का संचालन कर सकेंगे। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट देश में जिला न्यायालयों के लिए चलाई गई एक राष्ट्रव्यापी योजना है। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता और इसकी निगरानी का कार्य केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना की शुरुआत उच्चतम न्यायालय की ई कमेटी द्वारा प्रस्तुत भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2005 में नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन जुडिशरी 2005 के तहत उसके रिपोर्ट के अनुसार की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ई कोर्ट प्रोजेक्ट में प्रस्तावित प्रावधानों के तहत प्रभावी और समयबद्ध तरीकों से नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करना, न्यायालय में निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित और स्थापित करना, न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और सूचना प्राप्ति को अधिक सुगम बनाने के लिए इससे जुड़ी प्रणाली को स्वचालित बनाना, न्यायिक वितरण प्रणाली को सुलभ,
लागत प्रभावी, अनुमानित, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में आवश्यक गुणवत्ता और मंत्रात्मक सुधार करना, कार्यान्वयन करना कि इस योजना के पहले चरण वर्ष 2007 से 2015 के तहत देश में ब्लॉक और तालुका स्तर के न्यायालयों को कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया था। साथ ही इस चरण के तहत न्यायिक अधिकारियों और न्यायालयों के अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 7 न्यायालय के आंकड़ों को इंटरनेट पर अपलोड किया गया। इस योजना के दूसरे चरण 4 अगस्त 2015 से लागू के तहत पहले चरण में किन्हीं कारणों से छूट गए न्यायालयों को इस प्रणाली से जोड़ने के साथ साथ न्यायालयों को अतिरिक्त उपकरण उपलब्ध कराए गए। दूसरे चरण में ई कमेटी, न्याय विभाग, भारत सरकार, एनआईसी, वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस चरण के तहत बचे हुए न्यायालयों को जेलों से जोड़ा जाएगा और डेस्कटॉप आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा को रिमांड और विचाराधीन कैदियों को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य मामलों के लिए भी आगे बढ़ाया जाएगा। इस योजना के दूसरे चरण के तहत न्यायालय सरकार और जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड एनजेडीजी का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ मोबाइल ऐप्स, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से प्रपत्र डाउनलोड करने, शुल्क या जुर्माना जमा करने की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाना शामिल है। जहां तक बात है ई कोर्ट की संभावनाएं और उसके लाभ की, तो देश के विभिन्न न्यायालयों में ट्रैफिक चालान भरने, न्यायालय में पेशी या प्रपत्र प्राप्त करने के लिए सीमित रूप से इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग किया गया है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। ऐसे में वर्तमान में कोविड-19 महामारी को देखते हुए सामान्य मामले में भी ई कोर्ट की व्यवस्था को लागू करने से कई समस्याओं के निपटाने में सहायता प्राप्त हो सकती है। न्यायालय की पहुंच में वृद्धि वर्तमान में विधिक प्रक्रिया में अनेक सुधारों के बावजूद भी समाज के कुछ वर्गों के लिए आसानी से न्यायालय तक पहुंच पाना संभव नहीं हो सका है। ई कोर्ट के माध्यम से विधिक प्रक्रिया में व्याप्त जटिलताओं को दूर कर याचिकाकर्ता और वकीलों के लिए न्यायालय की पहुंच को सुगम बनाया जा सकेगा। वेब कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया में न्यायालय के बहुत सारे अनावश्यक और औपचारिकताओं और भीड़ से बचा जा सकेगा और न्यायालय मामलों का सुनवाई सरलता से तथा व्यक्तिगत रूप से की जा सकेगी। इससे समय और धन की भी बचत होगी। ई कोर्ट के माध्यम से याचिकाकर्ता और वकील देश के किसी भी भाग से सुनवाई की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इससे न सिर्फ लोगों को आसानी से न्याय मिल सकेगा बल्कि परिवहन और अन्य खर्चों में भी कटौती की जा सकेगी। उदाहरण के तौर पे अगर अपन देखें तो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल वाले राज्य में कई सीमांत राज्यों के नागरिकों के लिए उच्च न्यायालय तक पहुंचना बहुत ही कठिन हो जाता है। साथ ही लोग न्यायालय पहुंचने के लिए अपने रोजगार या व्यवसाय पर अनुपस्थिति के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से भी बच सकेंगे। लंबित मामलों में भी कमी हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में न्यायालयों में लंबित लगभग 25% मामलों में से रुके रहने का मुख्य कारण यह है कि उनमें सुनवाई के समय याचिकाकर्ता, वकील या मामले से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति सुनवाई में नहीं पहुंच पाता। ऐसे में ई कोर्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समस्याओं को दूर कर लंबित मामलों में भी कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इसमें किया जा सकता है। किसी भी विदेशी निवेशक के लिए दूसरे देश में उपलब्ध व्यावसायिक अवसर और संसाधन की उपलब्धता के साथ साथ न्यायिक तंत्र की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता भी एक निर्णायक पहलू होता है। अतः ई कोर्ट को बढ़ावा देना स्थानीय व्यापारियों और कामगारों के हितों के साथ साथ
विदेशी निवेश की दृष्टि से भी एक सकारात्मक कदम है। पारदर्शिता न्यायालय की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की बातें तो रिकॉर्ड कर किसी भी असहमति की स्थिति में आसानी से पुरानी पिछली सुनवाई को समीक्षा की जा सकती है। साथ ही साथ वेबकास्टिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से लोग आसानी से न्यायालय की कार्रवाई में सीधे जुड़ सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे वर्तमान में देश के विभिन्न भागों में हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच न होना ई कोर्ट के संचालन में एक बहुत बड़ी बाधा है। ई कोर्ट की कार्यपालन प्रणाली के लिए आवश्यक नियम और नीतिगत ढांचे का अभाव, न्यायाधीशों, न्यायालय के अन्य कर्मचारियों को ई कोर्ट के संचालन हेतु विस्तृत तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ई कोर्ट के संचालन के दौरान महत्वपूर्ण प्रपत्रों, विशेषकर गोपनीय और संवेदनशील मामलों में के ऑनलाइन होने से साइबर हैकिंग का खतरा भी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। देश के सभी न्यायालयों में ई कोर्ट के संचालन हेतु नए सिरों से आधारभूत संरचना की स्थापना एक जटिल और खर्चीली प्रक्रिया होगी। आगे अगर हम बात करें तो आगे फर्दर क्या होगा, तो हाल के वर्षों में मोबाइल और इंटरनेट जैसी तकनीकों की उपलब्धता बढ़ने के साथ साथ कई सरकारी और निजी सेवाओं की उपलब्धता में भी बहुत सुधार हुआ है, परंतु देश के सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच न होने से देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन सेवाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाता है। अतः ई कोर्ट की पहुंच को बढ़ाने के लिए इंटरनेट की पहुंच से विस्तार किया जाना चाहिए। ई कोर्ट के संचालन को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी, नेशनल जुडिशियल एकेडमी की सहायता से न्यायाधीशों, न्यायालय के अन्य कर्मचारियों को अनावश्यक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। ई कोर्ट की कार्रवाई के दौरान संवेदनशील प्रपत्रों की सुरक्षा और साइबर हमलों से बचने हेतु एक मजबूत सुरक्षित ढांचे की स्थापना करना भी बहुत आवश्यक होगा। ई कोर्ट की प्रक्रिया को सरल बनाने और जनता में ई कोर्ट के लाभों के प्रति जागरूकता को बढ़ाकर न्यायालय की पहुंच को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए